Students, we will discuss this poem stanza by stanza. It comprises of 4 stanza, each having 4 lines. Students, before going to the paraphrasing, I would like you to define what paraphrase is. पैराफ्रेज स्टूडेंट्स किसी पोम को सिंपल वर्ड्स में ट्रांसलेट करने को कहते हैं. इट मींस कि पोम की लाइंस में लिखी हुई होती है पोएम्स और उनको आप एक सेंटेंसेस की फॉर्म में या पैराग्राफ की फॉर्म में जब उसको कन्वर्ट करते हैं. लेकिन पैराफ्रेजिंग में स्टूडेंट्स लेंथ को आपने मद्देनजर रखना है. आपने खुद से चीजें ऐड नहीं करनी. टू द पॉइंट जो बात पोएम में की गई है उसी को अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करना है. आपने उसको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी. एक्सप्लेनेशन जब पोएम की होती है तो उसमें हम एक्सपैंड करते हैं, जो हिडन मीनिंग है उसकी बात करते हैं. तो एक्सप्लेनेशन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग में आपने उतनी ही लेंथ रखनी है जितनी कि एक्चुअल पोएम में है. So, student, if in paper आपके question comes that paraphrase the following stanza, how you gonna start this? First of all, you have to give in heading, reference to the context. Context में क्या है, आपने बताना है कि ये पोम किसकी लिखी हुई गई है और इस पोम का नाम क्या है. So this will be in this way that these lines are taken from Robert Frost poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. So this is the reference to the context. After that, you can give the heading of paraphrase. So student, the first stanza is, whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Student, rhyming scheme की बात की जाए तो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के साथ राइम कर रही है with the words no and though. थर्ड लाइन वो राइम नहीं कर रही. अगर फर्स्ट लाइन ए है तो सेकंड लाइन भी ए होगी एंड थर्ड लाइन इज बी. एंड लास्ट लाइन में जो आखिरी वर्ड है वो स्नो है. इट मींस कि वो फर्स्ट 2 लाइंस के साथ राइम कर रहा है. तो राइमिंग स्कीम इसकी कुछ यूं बन जाएगी, ए बी ए. इट मीन्स के फर्स्ट 2 लाइंस एंड लास्ट लाइंस आपस में राइम कर रही हैं और जो थर्ड लाइन है वो आपस इन तीनों लाइन के साथ राइम नहीं कर रही. स्टूडेंट्स, come to the paraphrasing of the very first stanza. The paraphrase can be written in this way that the narrator, or we can say the poet of this poem, stopping by woods on a snowy evening, stops by some woods on his way one evening. He is a bit relaxed thinking that the owner of the woods lives in the village and he won't see the narrator stopping here. Therefore, he can continue watching the natural beauty of his snow-covered woods. So these are, we can say, ये paraphrasing हो सकती. हमने उन जो पोइट की वर्सेस थी उसको हमने एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लिया कि एक ट्रैवलर है, पोइट जो है, क्योंकि ये पोएम जो है लिखी है, इस पोएम में नरेटर जो है वो पोइट हिमसेल्फ है, वो अपने बारे में बात कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि पोइट एक जंगल में रुकता है और वहां पे रुक के वो सोचता है कि ये जिस आदमी का या जिसका ये जंगल है या इस जंगल का जो मालिक है वो तो कहीं गांव में रहता होगा, तो उसको अभी पता भी नहीं चलेगा कि मैं उसके जंगल में खड़ा हूं और वो उसकी जंगल को, इस खूबसूरत जंगल को देख रहा हूं. तो इसकी वजह से वो थोड़ा रिलैक्स्ड होता है और वो वहां पे रुक जाता है और उस जंगल को देखता है. सो आई होप सो कि ये आपको पैराफ्रेजिंग इसकी इजी लगी हुई, क्योंकि ये मैंने इजी वर्ड्स में आपको कन्वे कर दिया है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरी फर्स्ट स्टैंजा, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इज सीमिंगली सिंपल ट्रिब्यूट. मैंने आपको पहले भी क्या कहा कि ये अपरेंटली तो हमें एक सिंपल ट्रिब्यूट लगता है नेचर को, कि फ्रॉस्ट जो है वो नेचर को प्रेज कर रहा है. But Robert Frost has made it dramatic by suggesting conflicting emotions in the speaker. He wants to stop to watch his wood fill with snow. यानी कि इतनी खूबसूरत मंजर है कि पोएट जो है उसको वहां से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं है. उसको जो स्नो कवर्ड वी कैन से वुड्स हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है और वहां पे वो थोड़ा रिलैक्स्ड भी है, क्योंकि ऑनर जो है या इस जमीन का मालिक जो है वो किसी गांव में रहता है, वो किसी विलेज में रहता है और इस वक्त शाम का, क्योंकि डार्क इवनिंग है, उस वक्त उसको पता भी नहीं चलेगा उसकी जमीन में कोई वहां पे खड़ा है.
सो स्टूडेंट्स, हमने इसकी थीम को देखा और उस थीम में हमने ये डिस्कस किया गया था कि ये वुड्स जो हैं ये सिंबलाइज करती हैं टेम्पटेशंस को। टेम्पटेशंस मीन्स आपकी डिजायर्स को। जब आप अपनी जिंदगी में किसी एक स्पेसिफिक वे पे चल रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी खूबसूरत टेम्पटेशंस आपको रास्ते में मिलती हैं जो कि आपको अपने एक मखसूस रास्ते से हटा सकती हैं, जिनको आपका दिल करता है कि हम इन टेम्पटेशंस को या इन डिजायर्स को या इन विशेस को अडॉप्ट करें, लेकिन एक्चुअली मे बी वो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपको आपकी ड्यूटीज से दूर लेके जा रहे हैं। So we can say that the question raised in the first stanza lends a dramatic feeling to the entire poem। और वो क्वेश्चन क्या था कि ऑनर को क्या पता होगा, ऑनर कौन है इसका लैंड का, जिस पे वो फॉरेस्ट में वो खड़ा है, वो किसी गांव में रहता है और ही नोज नथिंग अबाउट हिम कि उसकी लैंड पे कोई खड़ा है। तो ये जरा ड्रामेटिक फीलिंग देता है इस पहले स्टैंजा में कि पोइट जो है इसके बाद क्या करेगा और पोइट यहाँ पे रुका क्यों है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। लेट्स मूव टू द स्टैंजा नंबर 2।